वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन पर बातचीत करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में कथन से जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा में एनरोल्ड होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और कथन से जुड़ी हुई जो समस्या है वो आपकी दूर होगी इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि इसमें जो समावेश हुआ है वो महत्वपूर्ण आलोचक और रचनाकारों के द्वारा जो दिए गए कथन हैं उनका हुआ है, तो परीक्षा के लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो इस क्रम में जो पहली रचनाकार हैं या पहली रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा है, जिनके द्वारा दिया गया कथन है। महादेवी वर्मा जो कि हिंदी छायावाद की कवित्री हैं, और जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं उनमें से एक है। महादेवी वर्मा एक ऐसी कवित्री हैं जिनकी जो वेदना और विरह की कवित्री के रूप में जानी जाती हैं हिंदी जगत में। इनका जो कथन है वो कह रहा है कि ये कहती हैं कि सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। ये इनका कथन है, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। ये महादेवी वर्मा से जुड़ा हुआ कोट है, कथन है। दूसरा कथन भी इनसे जुड़ा हुआ है। ये कहती हैं कि भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। तो ये कथन भी आपको याद रखना है, महादेवी वर्मा से जुड़ा हुआ। तो ये 2 कथन थे महादेवी वर्मा से जुड़े हुए, जो कि हिंदी छायावाद की कवित्री हैं, महत्वपूर्ण कवित्री हैं हिंदी जगत की। क्योंकि आपको पता है हिंदी साहित्य में बहुत ही कम कवित्री हमको देखने को मिलती हैं, जिनमें से महादेवी वर्मा एक सशक्त महिला के रूप में हमारे सामने आती हैं। इसके बाद जो रचनाकार हैं उनमें जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद भी छायावाद की 4 स्तंभों में से एक है, जिनका जन्म काशी में हुआ था, और इनकी कई रचनाएँ तितली, इरावती इत्यादि हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। आंसू इनकी एक महत्वपूर्ण कविता है। इसके साथ ही साथ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे नाटक इन्होंने लिखे, जिसकी वजह से जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का कथन है कि यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। इनका दूसरा कथन देख लेते हैं, इनसे जुड़े हुए भी कई कथन हैं। कह रहा है कि यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। अब फिर सुनिए एक बार, कथन है इनका कि यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है, क्या प्रधान है? लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। तो ये कथन भी आपको जयशंकर प्रसाद से जुड़ा है, आपको याद रखना है। लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात से आप परिचित होंगे, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप इनकी कई रचनाएँ देखें अगर, तो उनमें आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कई, जैसे उन्होंने स्कंदगुप्त लिखा, चंद्रगुप्त लिखा, तो आप देखेंगे कैसे उन्होंने जो ऐतिहासिक नाटक है उसको अपनी तत्कालीन समाज से, तत्कालीन आधुनिक जीवन से उसको जोड़ के लिखा है। और उनके यहाँ यथार्थवाद की आपको जो परिकल्पना है वो भी दिखाई पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जिस लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात की बात कर रहे हैं, जिस तबके की बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपको जयशंकर प्रसाद के यहाँ दिखाई पड़ेगी। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण कथन की तरफ। कथन कह रहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य क्या है? आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम में अभिव्यक्ति देखते हैं। यह भी जयशंकर प्रसाद से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कथन है। एक बार पुनः देखते हैं। कह रहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम में अभिव्यक्त देखते हैं। चलते हैं अगली महत्वपूर्ण कथन की तरफ। ये भी जयशंकर प्रसाद से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कथन है। कह रहा है कि आदर्शवाद जहाँ आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। आदर्शवाद जहाँ आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, यह लघुता है। देखिए, आदर्शवाद के विषय में आप परिचित होंगे और यथार्थवाद के विषय में भी आप परिचित होंगे। जब मैं थ्योरी बेस्ड हम लोग शुरू करेंगे पढ़ाई, तो उसमें मैं एकदम डिटेल से बातचीत करूँगा कि आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है। तमाम तरीके की जो टर्म यूज़ होते हैं हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो आदर्शवाद जहाँ आकाश है, आदर्शवाद का आशय ये होता है कि जैसे जो तुलसी के आदर्श हैं वो भगवान राम है, तो तुलसी मध्यकालीन समाज में लिख रहे हैं। मध्यकालीन भारत का वो दौर चल रहा है जहाँ पे मुग़ल सत्ता केंद्र में है,
और चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है, और जहाँ पे हर तरीके का अत्याचार हमको दिखाई पड़ रहा है। मुग़ल सत्ता के अधीन जो उस समय की जनता है वो उस समय परेशान है, लेकिन उस समय भी तुलसीदास भगवान राम की संकल्पना कर रहे हैं और राम राज्य की संकल्पना कर रहे हैं। और राम राज्य जहाँ पे एक तरीके से सारे सुखी सुख होते हैं, ऐसी संकल्पना जहाँ पे किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं होता, तो वही आदर्शवाद है। आप देखेंगे अगर प्रेमचंद्र के यहाँ, तो प्रेमचंद्र देखिए तुलसीदास का आदर्शवाद का आशय ये होता है। देखिए तुलसीदास जी ने जिस आदर्श को स्थापित करने का प्रयास किया, यानी राम राज्य की संकल्पना, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि मुग़ल सत्ता का जो समय का तत्कालीन प्रपंच है, तत्कालीन जो मायावाद है, तत्कालीन जो मुग़ल सत्ता के अत्याचार हैं, उनके विरुद्ध वो आदर्श एक राम को आदर्श के तौर पे स्थापित करते हैं और राम राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में घोषित करते हैं, जहाँ पे सारे तरीके के सुख हैं और संकल्पनाएं हैं। जहाँ देखते हैं कि मुग़ल सत्ता में स्त्रियों का काफ़ी अपमान हो रहा है, वहीं राम राज्य में स्त्रियों का काफ़ी हित हो रहा है और स्त्रियों के पक्ष में सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि तुलसीदास अपनी रचना के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसीदास का आदर्श, जो तुलसीदास आदर्श स्थापित कर रहे हैं, उसका आशय सिर्फ इतना सा है, उसका अर्थ इतना सा है कि कोई भी व्यक्ति अगर तुलसीदास जी का आदर्श लेके चल रहे हैं, तो तुलसीदास जी का ध्येय क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तुलसीदास जी का ध्येय ये है, जो तत्कालीन जनता है और जो तत्कालीन सत्ता है, वो ये जाने कि जो भी घटित हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस संकल्पना के साथ जनता को बताना चाह रहे थे। क्योंकि रामराज्य में एक तरफ देखेंगे आप, तो रामराज्य में किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं हो रहा है, लेकिन मुग़ल सत्ता में, मध्यकालीन भारत में हर तरीके का अत्याचार हो रहा है। तो जो स्त्री की मैंने बात करी, तो स्त्री का वहाँ पे एक तरीके से आप देखेंगे तो वस्तु के रूप में वस्तु के तौर पे देखा जाता था मध्यकालीन समाज में, लेकिन राम राज्य में आप देखेंगे तो स्त्री को एक आदर्श सत्ता के रूप में देखा गया है, स्त्री को एक देवी के रूप में देखा गया है। जिसके तौर पे अगर आप देखें तो रामचरितमानस में वो लिखते भी हैं तुलसीदास जी कि कतविध सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। तो ये जो पराधीन सपने सुख नाही वाली लाइन है, जो कि स्त्री से जुड़ी हुई उन्होंने लिखी, कि किस वजह से विधाता ने जो है स्त्री को सृजा है, जबकि पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। तो उनका जो एक तरीके से उनका इशारा है वो उस समय के मध्यकालीन समाज की स्त्रियों की तरफ है और स्त्रियों की दीनहीन स्थिति जो बनी हुई है उस तरफ है। तो तुलसीदास जी एक बहुत ही बड़े लेखक हैं, जो कि अपनी रचना के माध्यम से आप देख रहे हैं कि उस समय की किस तरीके की सत्ता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को समाज तक पहुंचाते हैं और समाज को एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं और सत्ता को एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि आदर्शवाद की संकल्पना क्या है और यथार्थवाद की जो बातचीत यहाँ पे हुई है वो क्या है। इन्होंने कहा कि यथार्थवाद का विषय जो है पथरीली धरती है, लगता है। एक तरफ आप प्रेमचंद को अगर देखें तो प्रेमचंद शुरुआती दौर में बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी थे और आदर्शवादी उनकी रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं उनकी रचनाओं में, तो वहाँ पे हमको आदर्शोन्मुख यथार्थवाद दिखाई पड़ता है और अंत तक आते आते आप देखते हैं कि प्रेमचंद की रचनाओं में पूर्णतः एकदम देखेंगे तो एकदम क्लिष्ट यथार्थवाद आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि 1936 की उनकी आखिरी दौर की रचनाएं हैं, जैसे कि गोदान हो गई या फिर कफन कहानी हो गई। तो इस तरीके की रचनाओं में आप देखिए पूर्णतः यथार्थवाद का आपको जिक्र मिलेगा। जैसा कि उन्होंने लिखा कि यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लगता है, तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि यथार्थवाद, आखिर में यथार्थवाद होता क्या है। और जिस पथरीली धरती है और लगता है जिसकी बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ जाएगा। और आदर्शवाद की जो संकल्पना है वो भी आपको प्रेमचंद की कई रचनाओं में दिखाई पड़ेगी। तो प्रेमचंद, मुझे लगता है इनके इस कथन पे आप देखेंगे तो बहुत ही स्पष्ट तौर पे आपको प्रेमचंद फिट बैठेंगे यहाँ पे इनकी रचनाओं को जब आप देखेंगे। तो ये थी जयशंकर प्रसाद से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण कथन। यहाँ पे अगला कथन जो है वो प्रेमचंद से जुड़ा ही हुआ है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। तो ये भी वही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि प्रेमचंद की जो अंतिम रचनाएं हैं वो पूरी तरीके से यथार्थवाद पे बेस्ड हैं। इन्होंने कहा यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। तो बिल्कुल प्रेमचंद का ये कथन आपको याद रखना है। देखिए, आप किसी भी कथन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके जो मेन जो पूरे कथन के स्टेटमेंट के जो मेन
एक तरीके से आप कहें जो टैक्स हैं, जो मेन आपके बिंदु हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि जो रचनाकार है या आलोचक है वो कह क्या रहा है, क्या कहने का प्रयास कर क्या रहा है। इन्होंने कहा कि यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण है। तो सिंपल सी बात है, प्रेमचंद की जो अंतिम रचनाएं हैं आपको पता है पूरी तरीके से यथार्थवाद बेस्ड हैं। तो प्रेमचंद ने कहा जो हमारी दुर्बलताएँ हैं, विषमताएँ हैं और जो क्रूरताएँ हैं वो उसका नग्न चित्रण ही यथार्थवाद होता है। तो मुझे लगता है आपको इसको ध्यान रखने में, याद करने में कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी। इसको आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से जितने भी कथनों की बातचीत हो रही है इनमें कोई भी आपको मिस नहीं करना है। अगला कथन है वो कह रहा है कि अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। गुलाब राय की पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कोई बहुत बड़ा कथन नहीं है, इसको याद करने में आपको बहुत परेशानी नहीं होने वाली। इनका कहने का मतलब है अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। तो इससे इसको समझ सकते हैं आप कि ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि चिंतन और अभिव्यक्ति से दोनों जो है वो अच्छे कलाकार के अंदर गुण होते हैं। इस क्रम में जो अगली कथन है वो है कि जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आप परिचित हैं, हिंदी साहित्य के एक बड़े आलोचक है, जिनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर प्रकाशित हुआ। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो स्थापनाएं हैं वो भी हिंदी जगत में आज एक तरीके से एक मील का पत्थर साबित होती हैं सभी रचनाकारों के लिए और आलोचकों के लिए। तो जो इनका कथन है वो कह रहा है कि जगत अव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। तो ये इनका कथन आपको ध्यान में रखना है। अगला कथन भी आचार्य शुक्ल से जुड़ा हुआ है। इस कथन में जो कह रहे हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो कह रहे हैं कि अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि अनूठी से अनूठी युक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। देखिए, जिस भाव या वृत्ति की आचार्य शुक्ल बात कर रहे हैं, आचार्य शुक्ल की खास बात यह है, आचार्य शुक्ल जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे तो उनके हिंदी साहित्य की खास बात यह है कि वो जब किसी भी, आप सबसे पहले देखेंगे जब वो किसी भी काल का नामकरण करते हैं तो उस काल के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और जो उस महत्वपूर्ण ग्रंथों की प्रवृत्तियां हैं, या आप कह लीजिए जो उन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाओं में जो वृत्ति दिखाई पड़ती है, जो केंद्र में दिखाई पड़ता है, जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उसी के आधार पर ही आचार्य शुक्ल उस काल का नामकरण करते हैं। जैसे कि वीरगाथा काल, आदिकाल का नामकरण आचार्य शुक्ल उस काल में जो अधिकतर रचनाएं वीर रस पे बेस्ड थी, वीर रस के आधार पर लिखी गई थी, तो उन्होंने उस काल का जो नामकरण किया वो वीरगाथा काल किया। तो इस तरीके से आचार्य शुक्ल ने जो नामकरण किए हिंदी साहित्य इतिहास लिखते समय, तो उनके नामकरण काफ़ी सटीक बैठते हैं, जो कि काफ़ी आलोचकों के द्वारा उसका समर्थन भी हुआ। तो वो कहते हैं अनूठी से अनूठी उक्ति तभी का भी हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। क्योंकि भाव या वृत्ति का बहुत ही महत्व आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में देते हुए दिखाई पड़ते हैं कई बार। इसीलिए वो तुलसी का, और अगर आप देखें तो तुलसी का और सूर का, इसीलिए तुलसीदास जी आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि हैं। और इसी क्रम में इनका अगला कथन देख लेते हैं। अगला कथन कह रहा है कि प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। आचार्य शुक्ल का कथन है, ये इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा है। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, ये केशव से जुड़ा हुआ है। केशव वही जो रीतिकालीन आचार्य और कवि हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये आचार्य शुक्ल ने केशव दास के विषय में कहा। ये कई रचनाएं जैसे कि रामचंद्रिका इत्यादि हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। रामचंद्रिका की रचना इन्होंने तुलसीदास से एक तरीके से अगर आप देखें तो एक कंपटीशन में उन्होंने वो रचना लिखी, और ये पूरी रचना रामचंद्रिका इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि हिंदी जगत में कि उन्होंने एक रात में लिखी, और एक प्रतिस्पर्धा के तौर पे ये रचना एक मानी जाती है, जिसको कई आलोचकों ने सराहा भी और कई ने उसकी निंदा भी की।
तो भैया इस क्रम में जो अगला कथन है वो भी आचार्य शुक्ल से जुड़ा हुआ है। ये कथन कह रहा है कि पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ये पद्माकर जो कि रीतकालीन एक तरीके से अंतिम कवि के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं, तो उन्होंने पद्माकर के विषय में आचार्य शुक्ल ने अपना एक महत्वपूर्ण कथन दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पद्माकर से जुड़ा हुआ जो कथन आचार्य शुक्ल ने कहा। आचार्य शुक्ल के कथनों के क्रम में अगला कथन है, कह रहा है कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने कहा कि संगीत को काव्य के, आचार्य शुक्ल ने कहा कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। आपको पता है निराला जी इन्होंने मुक्त छंद के एक तरीके से मुक्त छंद के पहले प्रवर्तक हैं, पहले प्रयोगकर्ता हैं। और निराला की कई महत्वपूर्ण रचनाएं अगर आप देखें, सरोज स्मृति देखें या फिर तुलसीदास देखें या फिर एक इनकी रचना है राम की शक्ति पूजा, वो हिंदी जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको पढ़नी चाहिए वो रचना। तो उन रचनाओं में आप देखेंगे तो एक तरीके से निराला जी की कई ऐसी रचनाएं हैं जहाँ पे आपको संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का जो जिस प्रयास की बात आचार्य शुक्ल कह रहे हैं वहाँ पे आपको चरित्रार्थ दिखाई पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण कथन है वो सुमित्रा नंदन पंत से जुड़ा हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो हिंदी छायावाद की एक महत्वपूर्ण जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत को जो है हिंदी जगत का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो सबसे पहला इन्हीं को मिला, इनके चिदम्बरा काव्य पे। ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनका महत्वपूर्ण कथन है, कह रहा है कि कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए, काव्य में शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा सौष्ठव मुक्त छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये था सुमित्रा नंदन पंत का महत्वपूर्ण कथन कि कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। ये कहते हैं काव्य में शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा सौष्ठव मुक्त छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये भी सुमित्रा नंदन पंत से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कथन था। अगला कथन फिर निराला से आचार्य शुक्ल ने निराला के विषय में जो बात कही थी कि काव्य को संगीत के और संगीत को काव्य के अधिक निकट आप निराला जी के काव्य में देख सकते हैं। तो ये वही निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो इनका कथन है परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो है कि कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। इन्होंने कहा कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। तो अगर आपको ये कथन याद रखना है तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये होती है कि मान लीजिए कथन लिखा है कि कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु जीवन संग्राम के काम नहीं आती, तो आपको एक टर्म पकड़ लेना है जीवन संग्राम, कि निराला जी ने इस पूरे कथन में एक टर्म कहा कि जीवन संग्राम और एक टर्म कहा कि मनोरंजन। और कविता की बात तो ये कर ही रहे हैं, तो कविता की इनका कहने का मतलब है कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के क्या काम नहीं आती। तो ये दो टर्म, एक जीवन संग्राम और मनोरंजन, अगर आप याद रखते हैं तो आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। इसके बाद भी निराला का ही स्टेटमेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी का ही निराला जो बात कर रहे हैं वो ये है कि साहित्य का उद्देश्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सार्वभौमिक करना है, संकीर्ण एक देशीय नहीं। तो एक तरीके से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वसुधैव कुटुम्बकम की जो संकल्पना हमारे हिंदी जगत में है, संस्कृत जगत में है और एक भारतीय परिवेश में है, उसी पर ही अपनी बात कह रहे हैं और साहित्य को लेकर कह रहे हैं कि साहित्य का उद्देश्य सार्वदेशिक होना चाहिए और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य जो है सार्वभौमिक करना है, संकीर्ण एक देशीय नहीं। तो वही बात है, वसुधैव कुटुम्बकम की जो संकल्पना है वही साहित्य में वो लागू करने की बात कह रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। अगला कथन भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से ही जुड़ा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। इस कथन को भी याद करने में आपके लिए कोई बड़ा एक तरीके से चैलेंज नहीं है, क्योंकि इसमें भी देखो मुक्त छंद की बात हो रही है। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला खुद
मुक्त छंद के जो है प्रथम प्रयोगकर्ता हैं और इन्होंने सबसे पहले उसका प्रयोग किया और इनकी जो रचना है जूही की कली वो प्रथम एक मुक्त छंद के रूप में कविता के रूप में जानी जाती है। तो इस पूरे कथन में इनकी जो कथन में जो मेन बातें हैं वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो जिस छंदों के शासन की बात कर रहे हैं यानी छंद मुक्त की जो बात कर रहे हैं वही बात तो निराला के काव्य में हमको दिखती है और निराला मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपको आसान हो जाएगा परीक्षा में पहचानना कि ये किस रचनाकार का कथन है या फिर किस आलोचक का कथन है। तो आप बता देंगे कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी जो कि छायावादी एक प्रमुख स्तंभ के रूप में है, उन्हीं का ये कथन है। अगला कथन मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध के विषय में आप जानते हैं हिंदी जगत की जो गूढ़तम कविताएं लिखी गई वो मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई, जैसे कि ब्रह्म राक्षस इत्यादि। अंधेरे में ये लंबी कविताएं मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई, जो कि हिंदी काव्य में एक चैलेंज के रूप में सारे आलोचकों के सामने रहता है। इनकी रचनाओं की आलोचना करना है। तो मुक्तिबोध एक अपने आप में एक बहुत शीर्ष रचनाकार हैं। ये कहते हैं कि राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न हैं। उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। एक बार फिर देखते हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है। उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत और उसके संघर्ष। ये कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि राजनीति और शास्त्र, ये जो दो विषय हमारे सामने आते हैं, एक तो राजनीति और एक साहित्य। तो इनका कहने का मतलब है कि अभिव्यक्ति में तो ये भिन्न हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन उनका जो मूल है या उनके जो उद्देश्य हैं या उनकी जो जड़ में है कि जैसे आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके विपरीत, उसके संघर्ष, तो वहाँ पे ये अभिन्न है, वहाँ पे ये भिन्न नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति के तौर पे ये दोनों भिन्न हैं, साहित्य और राजनीति। तो ये मुक्तिबोध का कुछ महत्वपूर्ण कथन था। जैसा कि आपको पता है कि साहित्यकारों की जिसका मुक्तिबोध जो बात यहाँ पे कह रहे हैं उसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आप देखें तो मध्यकालीन दौर हो या फिर आज़ादी का दौर हो या फिर आज़ादी के पहले का दौर हो, आप देखेंगे तो हिंदी जगत के जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वो एक क्रांतिकारी के तौर पे हमारे सामने आते हैं। अगर आप देखें तो अज्ञेय भी अपने समय के क्रांतिकारी रहे और कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। अगर आप देखें तो कई रचनाकार हिंदी जगत के क्रांतिकारियों से जुड़े रहे और रचनाएं भी लिखते रहे और अपनी रचनाओं के माध्यम से क्रांति समाज के लोगों में क्रांति का जो जोश है, वो बिगुल है, वो बजाते रहे। तो राजनीति और साहित्य ये दोनों ही अपने आप में अभिन्न, एक तरीके से आप देखेंगे अभिव्यक्ति के तौर पे मुक्तिबोध कहते हैं भिन्न है, लेकिन वैसे अभिन्न एक दूसरे से हैं। चलिए, बाकी उनकी जड़ में देखेंगे, अगर साहित्य और राजनीति की मूल को देखेंगे तो दोनों अभिन्न हैं। चलिए, श्रीकांत वर्मा एक महत्वपूर्ण हिंदी रचनाकार हैं। इनका एक कथन देख लेते हैं, बहुत लंबा इनका कथन दिया हुआ है। कहते हैं कि किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। जिंदगी के एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी हैं और ये कविताएं ही उनका जीवन वृत्तांत हैं। श्रीकांत वर्मा ने मुक्तिबोध के विषय में बहुत बड़ी बात कही है और मुझे लगता है इसको याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुक्तिबोध, जैसा कि मैंने इनके विषय में बताया, इनका एक पहले कथन भी आया था जो साहित्य और राजनीति से जुड़ा हुआ था। तो मुक्तिबोध के जीवन में व्यक्तिगत तौर पे जो है बहुत संघर्ष रहे और उन्होंने उसी विषय में श्रीकांत वर्मा कह रहे हैं कि ज़िंदगी के एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ गए हैं और ये कविताएं उनका जीवन वृत्तांत हैं। एक तरीके से आप ये श्रीकांत वर्मा कहना चाह रहे हैं कि मुक्तिबोध की रचनाओं के माध्यम से आप मुक्तिबोध को समझ सकते हैं और मुक्तिबोध के जीवन के जो तमाम संघर्ष हैं उनको समझ सकते हैं। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह बहुत बड़े कवि हैं और इनके ये मुक्तिबोध के विषय में इनका कथन यहाँ पे दिया हुआ है। ये कहते हैं, मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर,
कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती है। शमशेर बहादुर सिंह ने ये मुक्तिबोध के विषय में कहा है, मुक्तिबोध की कविता के विषय में कहा है कि कविता जो है वो अद्भुत संकेतों से भरी होती है, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही सुर मचाती है और तो कभी कान में चुपचाप राज की बातें कहते चलती है। तो शमशेर बहादुर सिंह का ये कथन आपको मुक्तिबोध के विषय में मुझे लगता है याद रहेगा। अगला कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी साहित्य के आधुनिक आलोचक रहे और अभी हाल ही में 2018 या संभवतः 19 में उनका देहावसान हुआ। एक महत्वपूर्ण प्रोफेसर के तौर पे इनको जाना जाता है और एक बहुत ही अध्ययनशील व्यक्ति थे। इन्होंने मुक्तिबोध के विषय में क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा, यथार्थ अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। कविता के नए प्रतिमान जो ग्रंथ है ये डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ साथ आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ जो ग्रंथ है वो भी इनके द्वारा लिखा गया है। दूसरी परंपरा की खोज जो इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में लिखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु रहे और डॉक्टर नामवर सिंह के, और डॉक्टर नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में ही दूसरी परंपरा की खोज किताब लिखी है। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दूसरी परंपरा की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। डॉक्टर नामवर सिंह यहाँ पे कह रहे हैं कि यथार्थ देखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। यानी इनका जो ग्रंथ है कविता के नए प्रतिमान, उसके केंद्र में मुक्तिबोध है। डॉक्टर नामवर सिंह सिर्फ इतना ही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इसको अपन देखा नहीं कर सकते हैं कि कविता के नए प्रतिमान के जो केंद्र में है वो मुक्तिबोध है। बस आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर नामवर सिंह का एक ग्रंथ है कविता के नए प्रतिमान, उसके केंद्र में है मुक्तिबोध। यही बात डॉक्टर नामवर सिंह यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तथ्य को देखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। डॉक्टर नामवर सिंह के और कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं। एक है कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। यानी कि अगर आप देखें तो डॉक्टर नामवर सिंह जिस प्रयोगवाद की बात कर रहे हैं ये वही प्रयोगवाद है जो ठीक प्रगतिवाद के बाद शुरू होता है और आगे के द्वारा इसको शुरू किया जाता है, जिस पर तमाम तरीके की बहसें होती हैं प्रयोगवाद को लेके, नए प्रयोग को लेके, जिसे कई रचनाकार कई आलोचक अपने अपने मत के हिसाब से, अपने अपने बुद्धि कौशल के हिसाब से उस पर टिप्पणी देते हैं और हिंदी जगत में उसे एक बहस के तौर पे देखा जाता है। अगर आप देखें तो विभिन्न आलोचकों का जो अपना अपना मत है वो एक तरीके से बहस का रूप ले लेता है। अगर आप प्रयोगवाद के विषय में पढ़ेंगे, प्रयोगवाद की स्थापना को लेके कई रचनाकारों ने उसकी आलोचना की है। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने इस विषय में कहा कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। तो ये प्रयोगवाद का जो केंद्र बिंदु बता रहे हैं वो चरम व्यक्तिवाद बता रहे हैं। और आप बताइए कि आप नामवर सिंह से कितना सहमत हैं। नामवर सिंह का दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर नामवर सिंह यहाँ पे कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति ठीक वही है जो छायावाद में निराला की थी। छायावाद में निराला की क्या स्थिति थी इससे आप परिचित हैं, और नई कविता में मुक्तिबोध की क्या स्थिति थी अगर आपने मुक्तिबोध के विषय में पढ़ा है तो आपको पता होगा। अगले कथन को देखते हैं। अगला कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं, रामविलास शर्मा जो कि हिंदी के एक बड़े आलोचक हैं, ये कह रहे हैं कि जिसके पास उच्च कोटि के विचार नहीं है, भावावेश नहीं है, यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं है, यानी कि ये तीन चीज़ें नहीं हैं, वह कला को निखारने की कोशिश करके उत्कृष्ट साहित्य नहीं रच सकता। शर्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, कि जिसके पास उच्च कोटि के विचार नहीं है, पहला भाव आवेश नहीं है, दूसरा यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं है, तीसरा ऐसा व्यक्ति वह कला को निखारने की कोशिश करके उत्कृष्ट साहित्य नहीं रच सकता। जिसके पास ये तीन चीज़ें नहीं हैं वह कला को निखारने की कोशिश करके उत्कृष्ट जो है साहित्य नहीं रच सकता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास उच्च कोटि का विचार नहीं है, भावावेश नहीं है और यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं है तो वो कला को निखारने का कितना भी प्रयास करे, कितना भी छंद पढ़ ले, कितना भी काव्यशास्त्र पढ़ ले, कितना भी कला को निखारने का प्रयास कर ले, कोशिश कर ले, लेकिन उत्कृष्ट साहित्य वो नहीं रच सकता। डॉक्टर रामविलास शर्मा यहाँ पे यह कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं। इन्होंने निराला के विषय में निराला की साहित्य साधना ग्रंथ लिखा जो कि 3-4 भागों में हमें मिलता है, जो कि निराला के बारे में हमको विस्तृत जानकारी देता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा
ये जो बात है ये मुझे लगता है आपको याद करने में कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे बात है। क्योंकि आप देखिए अगर प्रेमचंद हैं या तुलसीदास जी हैं, जो बड़े बड़े जितने भी रचनाकार हुए हैं, उन्होंने इन तीन चीज़ों के बल पर ही अपनी उनको एक उत्कृष्ट साहित्यकार की दृष्टि से देखा जाता है। एक तो ये कि एक उनके अंदर उच्च कोटि के विचार हैं, दूसरा कि भाव आवेश है उनके अंदर, और तीसरा यथार्थ का उनको गहरा ज्ञान है। ऐसे चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे हिंदी के जितने भी प्रेमचंद हो, हिंदी के जितने भी बड़े बड़े रचनाकार हुए हैं साहित्य लिखने वाले, उनके अंदर तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं जिनके अंदर तीन चीज़ें नहीं हैं, वो कितना भी पॉलिश कर लें अपनी रचना को, कितना भी अच्छी जगह छपवा लें, कितना भी किसी के द्वारा प्रमोट करवा लें, लेकिन उस कला को निखारने की कोशिश करने के बावजूद उसका साहित्य उत्कृष्ट कोटि का नहीं बन पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद करने मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई होगी। डॉक्टर रामविलास शर्मा का अगला कथन है, कह रहा है कि माना कि काव्य से आनंद आता है, माना कि काव्य से आनंद आता है, लेकिन किस तरह का आनंद आता है, उससे आपके कर्ममय जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है, किस तरीके के संस्कार आपके मन में बनते बिगड़ते हैं, ये तमाम समस्याएं काव्य शास्त्र की समस्याएं हैं। मुझे लगता है इस कथन को भी आपको याद करने में बहुत परेशानियां नहीं होंगी जो डॉक्टर रामविलास शर्मा यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि काव्य का जो ध्येय है, काव्य का जो मोटिव है वो आनंद है, एंटरटेनमेंट है। तो उसी के विषय में डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं कि माना कि काव्य से आनंद आता है, लेकिन किस तरीके का आनंद आता है, उससे आपके कर्ममय जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है और किस तरीके के संस्कार आपके मन में बनते बिगड़ते हैं। वो कहते हैं आगे कि ये तमाम समस्याएं जो हैं वो ये काव्यशास्त्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ये कथन आप याद रख सकते हैं मुझे लगता है। चलिए अगला कथन कह रहा है कि कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा प्रस्वेद होती है। पहली लाइन ध्यान रखिएगा कि कविता और कुछ नहीं होकर कविता की आत्मा प्रस्वेद होती है। जिस प्रस्वेद का यहाँ पे टर्म का इस्तेमाल हुआ है, प्रस्वेद, तो ऐसे ही प्रस्वेदन एक क्रिया होती है रसायन विज्ञान में। कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा प्रस्वेद होती है। अतः जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है, उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। मुझे लगता है कि दिनकर की ये बात, जो दिनकर का एक कथन है और जिसकी बात डॉक्टर रामविलास शर्मा कर रहे थे, ये दोनों ही बातें एक जैसी हैं, बस शब्दों का खेल है, शब्द इधर से उधर हैं। अगर आप देखें तो दोनों ही रचनाकार, दोनों ही आज जो विद्वान हैं, एक आलोचक हैं तो एक रचनाकार हैं, ये दोनों की बातें ही मुझे एक जैसी लग रही हैं। तो दिनकर का ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा प्रस्वेद होती है। अतः जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है, उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। तो यानी ठीक दिनकर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो रचनाकार है उसके अंदर अगर उसके अंदर गुण नहीं है, उसकी आत्मा में गुण नहीं है, उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको किसी जीवन का अनुभव नहीं है, तो उसकी कविता में आप उस अनुभव को महसूस नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा रचनाकार है जिसने जीवन में कभी संघर्ष नहीं देखा, ठीक है, और उसको लिखने को ऐसा दे दिया जाए कि मान लीजिए किसी मज़दूर के विषय में लिखने को दे दिया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखने को दे दिया जाए जिसको उसने कभी देखा तक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस विषय पे सटीक लिख पाएगा। यही दिनकर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। बस दिनकर की बातों का इतना सा अर्थ है, यानी अनुभव ही परम है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का फिर दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट इनका है, कह रहा है कि कविता में ऐसी प्राणवता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर से मनीषियों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए। कविता में ऐसी प्राणवत्ता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर से मनीषियों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए। दिनकर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। देखिए दिनकर के विषय में तो आप जानते ही हैं, बहुत ही ओजस्वी एक रचनाकार रहे, कवि रहे, और इनकी अगर आप इनके विषय में यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियोस पड़ी हैं, तो इनका जो ढंग था कविता पढ़ने का और कविता बाँचने का वो अद्भुत था। और इनकी जो रचनाएं हैं वो तो आप जानते ही हैं कि रश्मि रथी हो या फिर कोई उर्वशी हो, तमाम रचनाएं हिंदी जगत में आज भी
प्रसिद्ध है इनकी, और जो कि तमाम रचनाकारों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा उसका पठन पाठन चलता रहता है। अगला कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी जगत में आलोचक के तौर पे जाने जाते हैं। हालांकि इनका जो हिंदी साहित्य का ग्रंथ आता है, हिंदी साहित्य इतिहास एक इनका ग्रंथ भी आता है, इनके द्वारा संपादित ग्रंथ है वो, जिसमें इनके कुछ कथन इनके आलोचकीय ढंग के आपको मिलेंगे उसमें, क्योंकि उनमें उस ग्रंथ में कई सारे विद्वानों के द्वारा दिए गए मत है जिसका संकलन हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस साझे कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क एकदम और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर हावी हो जाती थी। बस यही खासियत है आचार्य शुक्ल की, जिस पर तमाम आलोचक और तमाम लोग सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी एक तर्क शैली है, जिस टर्म का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, प्रौढ़ तर्क, जो उनके रचना दृष्टि उनकी आपको ग्रंथ में मिलेंगे, और जो शैली का वो इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे अच्छे रचनाकारों पे हावी हो जाते हैं। यही कारण है कि हिंदी जगत में शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और हिंदी साहित्य को आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में शब्दसागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके लिए है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ पे अपने मत को बताया, तो ये आपको याद करने में मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई होगी। शांतिप्रिय द्विवेदी का अगला कथन है। कहते हैं कि कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त। शांतिप्रिय द्विवेदी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कला साहित्य का बाह्य रूप है, कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त। तो यहाँ पे शांतिप्रिय द्विवेदी का ये महत्वपूर्ण कथन है। अगला भी शांतिप्रिय द्विवेदी का कथन है। यहाँ पे शांतिप्रिय द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कविता अंतर जगत की वाणी और भावनाओं का सुधरतम रूप है। कविता अंतर जगत की वाणी और भावनाओं का सुधरतम रूप है। तो ये भी शांतिप्रिय द्विवेदी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कथन था। कविता अंतर जगत की वाणी और भावनाओं का सुधरतम रूप है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और आपकी कथन से जुड़ी हुई जो समस्या है उसका निवारण इन कथनों के माध्यम से आपका हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इनमें जो जिन कथनों का संकलन हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, और हिंदी जगत में हिंदी साहित्य के जो पेपर होते हैं उनमें बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।